प्रतिबिंबित प्रतिबाधा। यदि दो परिपथ प्राथमिक व द्वितीयक परस्पर युग्मित हों तथा प्राथमिक परिपथ में वोल्टता स्रोत व द्वितीयक में लोड प्रयुक्त किया जाए तो प्राथमिक परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा लोड पर निर्भर होती है। इस प्रकार द्वितीयक परिपथ में लोड के कारण एक प्रतिबिंबित प्रतिबाधा प्राथमिक परिपथ में उत्पन्न हो जाती है। चित्र में दो युग्मित परिपथ दिखाए गए हैं। युग्मन अन्योन्य प्रेरक तो M के द्वारा किया गया है। प्राथमिक परिपथ में वोल्टता स्रोत E व द्वितीयक में प्रतिबाधा Z2 का लोड प्रयुक्त किया गया है। अन्योन्य प्रेरकत्व के कारण प्रतिबाधा मान लीजिए Zm दैट इज़ माइनस J ओमेगा M है। प्राथमिक परिपथ में धारा IP के कारण द्वितीयक परिपथ में वोल्टता IP Zm उत्पन्न होगी। देखिए ये प्राइमरी सर्किट है, इसमें ये Z1 इम्पीडेंस लगी हुई है, ये L1 इंडक्टेंस है और ये सोर्स है EMF का। ये सेकेंडरी परिपथ है आपका, इसमें L2 लगी हुई है, इम्पीडेंस Z2 लगी हुई है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर अपन बनाएं तो EMF ये आ गई, Z1 आ गया, ZL1 यानी कि इम्पीडेंस आ गई इसकी, और L1 और L2 के म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इसमें क्योंकि IS धारा बह रही है, इसमें IP धारा बह रही है, तो IS ZM इसमें एक और सोर्स आ जाएगा वोल्टता का। इसी तरह से सेकेंडरी में IS ZP का एक सोर्स आ जाएगा और Z2 इसमें लगी हुई है और ZL2 इम्पीडेंस है L2 की। तो युग्मित परिपथ के तुल्य परिपथ के अनुसार IP Z1 प्लस IP ZL1 इज इक्वल टू E प्लस IS ZM, किरचॉफ लॉ लगाया अपन ने। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में IS ZL2 प्लस IS Z2 इज इक्वल टू IP ZM। Z1 प्लस ZL1 को ZP व Z2 प्लस ZL2 को ZS लिखें तो IP ZP, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी। IP ZP इज इक्वल टू E प्लस IS ZM और IS ZS इज इक्वल टू IP ZM। IP का मान, IP को एलिमिनेट करें अपन तो अपने पास में IP का मान आ जाएगा IP ZP इज इक्वल टू E प्लस IP ZM स्क्वायर, IS का मान रखा है अपन ने IP में, अपॉन ZS। तो IP इज इक्वल टू E अपॉन ZP माइनस ZM स्क्वायर अपॉन ZS। अतः प्रभावी निवेशी प्रतिबाधा ZS Z1 इज इक्वल टू E अपॉन IP इज इक्वल टू ZP माइनस ZM स्क्वायर अपॉन ZS। यदि द्वितीयक परिपथ में लोड न होता अर्थात परिपथ खुला होता तो ZS इन्फिनिटी हो जाता और अपने पास में E अपॉन IP इज इक्वल टू ZP आता। लेकिन लोड होने के कारण अपन क्या देख रहे हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है दैट इज़ माइनस ZM स्क्वायर अपॉन ZP Z स्क्वायर, सॉरी ZS। तो ये जो है ये रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस कहलाती है। अब जैसे उदाहरण के लिए ये सर्किट दिया हुआ है आपका, इसमें प्राइमरी में L1 लगा हुआ है, R1 लगा हुआ है रेजिस्टेंस और ये EMF का सोर्स लगा है, सेकेंडरी में R2 रेजिस्टेंस लगा है और L2 लगा है। तो इस सर्किट में ZP इज इक्वल टू R1 प्लस J ओमेगा L1 हो जाएगा और ZS हो जाएगा R2 प्लस J ओमेगा L2। ZM जो है वो J ओमेगा M के बराबर है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 व द्वितीयक में N2 हो और प्राथमिक कुंडली के एक फेरे में एकांक धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो फ्लक्स ऋण नगण्य मानते हुए एकांक धारा से पूर्ण कुंडली से उत्पन्न फ्लक्स N1 फाई है जो कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध है। अतः एकांक धारा के कारण पूर्ण चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से N1 इंटू N1 फाई इज इक्वल टू स्व प्रेरक टू L1 दैट इज L1 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर इंटू फाई। इसी प्रकार से L2 जो है वो N2 स्क्वायर इंटू फाई हो जाएगा। तो M जो है वो आ जाएगा आपके पास में N2 N1 इंटू फाई दैट इज़ N1 N2 फाई दैट इज़ अंडर रूट L1 L2। लोड की उपस्थिति में निवेशी प्रतिबाधा ZI इज इक्वल टू ZP माइनस ZM स्क्वायर अपॉन ZS दैट इज़ ZP तो है R1 प्लस J ओमेगा L1 माइनस ZM आपके पास में है J ओमेगा M का होल स्क्वायर अपॉन
R2 प्लस जे ओमेगा L2, दैट इज R1 माइनस प्लस जे ओमेगा L1 प्लस ओमेगा स्क्वायर L1 L2 अपॉन R2 प्लस जे ओमेगा L2। और इसको अगर अपन सॉल्व कर लें तो मेरे पास में आ जाएगा R1 R2 प्लस जे ओमेगा L2 R1 प्लस जे ओमेगा L1 R2 अपॉन R2 प्लस जे ओमेगा L2। R1 व R2 के मान क्रमशः प्रतिबाधाओं से बहुत कम होते हैं, अर्थात R1 इज़ वेरी वेरी लेसर देन जे ओमेगा L1 और R2 इज़ वेरी वेरी लेस देन जे ओमेगा L2। तो अपने पास में जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी Z2 इज इक्वल टू जे ओमेगा L2 R1 प्लस जे ओमेगा L1 R2 अपॉन जे ओमेगा L2, और इट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन L2 अपॉन L1, और इट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार लोड प्रतिरोध R2 का प्राथमिक परिपथ में योगदान R2 अपॉन N2 अपॉन M1 का होल स्क्वायर होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस है N2 अपॉन N1 रूपांतरण ट्रांसफार्मर रेशो कहलाता है। प्रतिबिंबित प्रतिरोध इज इक्वल टू लोड प्रतिरोध अपॉन रूपांतरण अनुपात का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल।